भैया बुलाते क्यों नहीं साहब को? नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। बुलंदशहर के सयाना में पुलिस और तशद्दुद पसंद अनासी के बीच झड़प में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और एक आम शहरी जो है वो हलाक हो गए और तशद्दुद स्लॉटर के लिए मुबैना तौर पर ममनुआ जानवरों के बाकियात मिलने पर बताया जा रहा है कि तशद्दुद फैला और दाएं बाजू की जो हिंदू तंजीम हैं उन्हें पुलिस से मुबैना गोकशी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही थी, लेकिन और किस तरह से फिर ये तमाम तशद्दुद भड़का और तशद्दुद भड़कने के बाद किस तरह एक के बाद एक कई नाम सामने आने लगे। बताया जा रहा है कि 2 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और कई ऐसे नाम जिनकी तलाश पुलिस को शिद्दत से है, जिनका ताल्लुक शिद्दत पसंद तंजीम या हिंदू तंजीमों से है, ऐसा पुलिस की बयानों में सामने आया है। इंटरवेंशन आते रहते थे कि यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टिगेशन मत करो, लेकिन वो करते थे। भैया मम्मी देखो नानी बुला रही है, नानी बुला रही है। भैया बुलाते क्यों नहीं साहब को? तो बुलंदशहर तशद्दुद मामले में 2 मुलजिमीन की गिरफ्तारी हुई है। वहीं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के अरकान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 60 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि कल बुलंदशहर के सयाना में पुलिस और शरपसंदों के बीच झड़प में एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद हो गए थे और एक आम शहरी की भी जान गई थी। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी तेज हो रही है, एक दूसरे पर बयानबाजियां हो रही हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो शहीद इंस्पेक्टर हैं सुबोध कुमार, उनके बेटे का बयान कि उनके बेटे का कहना क्या है, क्या उनके इस बयान से कुछ ऐसी बात सामने आ रही है जिसका ताल्लुक ये बताता हो कि ये अचानक पेश आने वाला कोई वाकया या कोई तशद्दुद नहीं है बल्कि इसकी प्लानिंग थी। सुनिए क्या कहता है उनके बेटे का। बहुत ही अच्छे इंसान थे। लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो पूछ रहे थे खाने में क्या खाया था। लाइन ऑफ ड्यूटी में एक्सपायर हुए हैं। बर्थडे पे नहीं आते थे क्योंकि जॉब करनी थी। इंटरवेंशन आते रहते थे कि यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टिगेशन मत करो, लेकिन वो करते थे। पापा चाहते थे मैं यूपीएससी क्लियर करूँ और मेरा भाई एक बहुत अच्छा लॉयर बने। भैया मम्मी देखो नानी बुला रही है, नानी बुला रही है। भैया बुलाते क्यों नहीं साहब को? बुलाते क्यों नहीं? और इस खबर पर हमारे साथ खास पैनल भी है, लेकिन इससे पहले कि हम उनका तारुफ आपसे कराएं, पहले आपको बता देते हैं पूरे मामले पर एडीजी ने क्या बयान दिया है। एसआईटी की गठन किया गया है आईजी मेरठ रेंज के नेतृत्व में। वो सभी पहलुओं की जांच कर रही है कि ये घटना आखिर हुई क्यों और गोकशी के बाद से भीड़ इतनी हिंसक क्यों हो गई, और उसमें सभी पहलू ध्यान दिए जाएंगे कि इनके साथ कितने लोग थे और लोग ड्यूटी छोड़ के क्यों चले गए, इत्यादि इत्यादि जो बातें जो मीडिया के माध्यम से आ रही हैं उनका भी समावेश एसआईटी अपने जांच में करेगी। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं अजीज खान, जो तर्जुमान हैं समाजवादी पार्टी के। अजीज साहब, आपका इस्तकबाल है। साथ ही हमारे साथ हैं उमाशंकर पांडे, जो तर्जुमान हैं कांग्रेस के। उमाशंकर जी, आपका भी इस्तकबाल है। कुछ ही देर में हमसे आलोक अवस्थी भी जुड़ने वाले हैं, जो बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे। उन्हें भी हमने इस मुबाहिसे में मदऊ किया है। और साथ ही हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, जो क्राइम के खास तौर से कवरेज ये करते रहे हैं। ऋषभ लखनऊ से हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में हमसे बुलंदशहर से सीधे हमारे नुमाइंदे उमेश भी जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं ऋषभ आपके पास। मुझे सिर्फ जल्दी में पहले ये बता दीजिए कि कल जो कुछ हुआ, क्या आपका जो क्राइम बीट को कवर करने का तजुर्बा है वो ये कहता है, जिस तरह से इस घटना, इस वाक़े के बाद से जो बयानात आ रहे हैं और जो डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अचानक पेश आने वाला एक वाक़या है या फिर ये एक साजिश का हिस्सा है?
विशाल, देखिए मेरा जो तजुर्बा है क्राइम रिपोर्टिंग का, उसके मुताबिक ये प्लान्ड हिंसा थी, बाकायदा तैयारी की गई थी, लोगों के पास हथियार थे और एक राय हो के लोग इकट्ठे हुए थे। क्योंकि सुबह जो पुलिस की FIR है उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है कि जब जंगल में गोकशी की सूचना मिली थी तो इंस्पेक्टर सयाना सुबोध कुमार सिंह फोर्स के साथ जंगल में पहुंचे थे और वहां गांव वालों को उन्होंने पैसिफाई किया और उनको समझाया भी था कि नहीं ठीक है, इस मामले में FIR दर्ज की जा रही है, आपको जिनके ऊपर शक है आप उनका नाम लिख के दीजिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। और उन्होंने करीब करीब संतुष्ट भी कर लिया था गाँव वालों को। लेकिन उसी दौरान एक नाम सामने आ रहा है, जिला जो बजरंग दल के जिला संयोजक बताए जा रहे हैं योगेश राज, उनके नेतृत्व में 50-60 लोग करीब एक ट्रैक्टर ट्रॉली में कुछ लोग वो जो भी प्रतिबंधित पशु थे उनके अवशेष लेके चौकी पहुंच गए हैं। वहां पर लोगों ने जाम लगा दिया, इंस्पेक्टर वहां पहुंचे तो वहां भी SDM और CO ने गांव वालों को, जो आक्रोशित भीड़ थी, उनको ये समझाया कि इस मामले में FIR दर्ज की जा रही है, अगर किसी ने भी प्रतिबंधित पशु के अवैध कटान की है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिनका आप नाम दे रहे हैं उनके खिलाफ, और FIR की कॉपी वो तुरंत देने को तैयार भी हैं। लेकिन इसी बीच योगेश राज के नेतृत्व में कुछ लोग उस भीड़ को उकसाते हैं और वो भीड़ पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर देती है, फायरिंग शुरू कर देती है। पुलिस की ओर से भी जवाब दिया जाता है, गांव वाले भी फायरिंग करते हैं अवैध असलहों से, जिसमें सुबोध कुमार सिंह की मौत हो जाती है। अब ये जो पूरा वाकया है उससे साफ हो जाता है कि जो भी भीड़ थी वो पूरी तैयारी के साथ थी, उनके पास धारदार हथियार थे, उनके पास ईंटे पत्थर थे, उनके पास अवैध असलहे थे, जिससे बाकायदा फायरिंग की गई है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साफ हो गया, बाकायदा सिर में गोली लगी है सुबोध कुमार सिंह के, .32 बोर का बुलेट मिला है उनके सिर से। तो ये माना जा रहा है कि निशाना लेकर के थानेदार को गोली मारी गई है। पूरी प्लानिंग थी कि इस एक मामला उठाया जाएगा, उस मामले को लेकर के हिंसा भड़काई जाएगी और फिर शायद कोई व्यक्तिगत मामला हो या शायद कोई ऐसा केस जिसकी सुबोध कुमार सिंह विवेचना कर रहे हैं, तो लिहाजा सुबोध कुमार सिंह को निशाना बनाया जाएगा और वही हुआ भी। जी ऋषभ, शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ जो तीनों मेहमान जुड़े हैं उनके पास चलते हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी भी आ चुके हैं। आलोक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, एक जनरल परसेप्शन है, बातें कही जा रही है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, बुलंदशहर में जो कुछ हुआ ये एक प्लान्ड था और उसमें नाम आ रहा है बहुत सारे ऐसे तंजीमों का, ऐसे संगठन का जिसका जुड़ाव बीजेपी से भी है। आपका रिएक्शन? देखिए, पहली बात तो इसमें बीजेपी का कहीं कोई लेना देना नहीं, ना बीजेपी के उसमें लोग हैं। दूसरी बात यह है, इस बात पे जरा सा गौर करना चाहिए कि वहां पर तबलीगी इज्तिमा चल रहा था, वहां से कुछ थोड़ी दूर पे, जहां पे लाखों की संख्या में मुसलमान इकट्ठा थे। ये कौन सी शक्तियां थी जो षड्यंत्र कर रही थी कि वहां पर जो है गौवंश का मांस जो है वहां पे काट के डाला जाए? वहां पर लोगों को भड़काने के, गांव वालों को भड़काने का प्रयास किसने किया है? किसका हिस्स में हित था? सीधी सी बात यह है, जिस तरह से कासगंज के अंदर पहले वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश की गई, सफल नहीं हो पाए। इसके पहले उन्होंने जो है विधानसभा के सामने आलू फेंक करके किसानों का नाम लगाया कि किसान आलू फेंक गए, जबकि ऐसा कोई बात नहीं थी। बात जिसकी कर रहा हूं उस पे आइए आप। आलू और कासगंज में क्या हुआ उसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा, और आप जो घटना बता रहे हैं अभी, हमारे रिपोर्टर और पुलिस वाले सबका यह कहना है कि वो वाकया वहां से 35 किलोमीटर दूर था जहां पे तबलीगी इज्तिमा हो रहा था। जी देखिए, 35 किलोमीटर, लेकिन जिले का सीमा एक ही है। और आपको याद होगा मुजफ्फरनगर दंगे में क्या हुआ था? क्या इसके आपके पास कोई सबूत है? आपके पास क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि किसने वहां ऐसा किया? क्या आपके पास जानकारी है कि किसने वहां ऐसा किया? निश्चित बात है कि जांच, निश्चित बात है कि जांच चल रही है और जांच सही दिशा में है। जल्दी ही आपके सामने वो चेहरे नकाब बेनकाब होंगे जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं। चलिए, ओके, ये हो जाना चाहिए था, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए था। पुलिस काम कर रही थी कि इस बीच तशद्दुद भड़काया गया। बहरहाल, अजीम खान आपके पास में आ रहा हूं, आपका क्या तासुर है इस पूरे मामले पर? कल से लेकर आज तक कई मोड़ इसमें आ चुके हैं। अजीम खान। अजीज साहब, देखिए सर, सबसे पहले तो शैतानों से जंग में इंसानियत का कत्ल हुआ है। मैं आज उस परिवार को और खासतौर से सुबोध जी को, स्वर्गीय सुबोध जी को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं कि जिस तरीके से, हालांकि मेरा पूरी सिंपैथी उनके साथ है, जिस तरीके से परिवार पूरा व्यथित है, पूरा डिस्टर्ब है। अभी उनकी माता जी का जो बहन का और जो परिवार का जिस तरीके से जो माहौल था वो बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बीजेपी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये जो जहर घोल रहे थे पिछले काफी दिनों से, जो माहौल पैदा कर रहे थे देश और प्रदेश में, वे कहीं ना कहीं कामयाब हो गए, पूरी तरह से कामयाब हो गए। आलोक जी, आप पूरी बात सुनिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप
आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है, ये डिबेट का तरीका नहीं है, ये डिबेट का तरीका नहीं है। आप बात रखने दीजिए मुझे। पार्टी के नहीं, आप आलोक जी अभी आप कह रहे थे किसी ने आपको टोका। आलोक जी बात अपने ढंग से कीजिए और एक एक करके सबको बोलने का मौका दीजिए। तरीका नहीं, आप बात रखने दीजिए, उसका जवाब दीजिए आप। अजीज साहब बोलिए, अजीज साहब बोलिए। आलोक जी आपके पास भी आएंगे ना, आप देर से आए फिर भी मैंने पहले आपको मौका दिया बोलने का, सबको बोलने का मौका दीजिए। अजीज साहब बोलिए। सर विशाल जी देखिए सर, दंगाइयों का मनोबल देखिए कि वो हत्या करते हैं और उसका वीडियो बना करके वायरल करते हैं। दूसरी बात, यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज एक हिंदू युवा वाहिनी जो बहुत ही सांप्रदायिक कहीं ना कहीं संगठन है, जो लगातार दंगे और फसाद में शामिल रही है, उसके संरक्षक हैं। हकीकत यह है कि आज जिस तरीके से पूरा निकल करके आया, 3 लोगों के खिलाफ 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 50 लोग से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR हुआ है, उसमें बजरंग दल के लोग शामिल हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग शामिल हैं, बीजेपी के लोग शामिल हैं। ये कौन लोग हैं? हकीकत यह है कि आज इस प्रदेश और देश में नफरत का बाजार गर्म हो गया है। आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी के पोस्टर बॉय बन करके जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, वो बातें बाद में करेंगे। अजी साहब इस वक्त शुरू करते हैं अपने नुमाइंदे उमाशंकर का। चल रहा है उमाशंकर हमारे साथ। उमाशंकर जी आप अभी बने रहे, मैं उमेश के पास चलता हूं जो नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा वहां का रुख करेंगे। बुलंदशहर के क्या हालात पल पल बदल रहे हैं। उमेश, बुलंदशहर में जो कुछ हुआ, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, आप वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको अब तक क्या जानकारी मिली है? जी हाँ, देखिए बुलंदशहर मामले को लेकर के लगातार जांच की जा रही है। 3 जांच कमेटियां गठित की गई हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मजिस्ट्रियल जांच अलग से कर रही है। एडीजी इंटेलिजेंस की जांच अलग से चल रही है। 48 घंटे में उनको रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। जांच में क्या निकल करके सामने आता है ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा, बेहद सही होगा, क्योंकि जांच का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, जिस तरह से ये पूरी वारदात हुई है, पूरा का पूरा बुलंदशहर सहमा हुआ है और बुलंदशहर में रहने वाले लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं कि आखिर उनके इलाके में क्या हो गया और बुलंदशहर को किसकी नजर लग गई। अभी कुछ देर पहले मैं सुमित के घर पर भी गया था, जिस सुमित की मौत हुई थी कल फायरिंग के दौरान गोली लगने से भी उसकी मौत हुई है, उसका भी पोस्टमार्टम मेरठ में किया जा रहा है। और कुछ हम तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे इससे पहले कि यहाँ पर ये वही स्थल है, ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी से इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह आए थे और इस गाड़ी को अब क्रेन उठा करके ले जा रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस गाड़ी को यहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये गाड़ी वही गाड़ी है जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह आए थे और ये पूरा खेत का इलाका है। खेत के इसी इलाके में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह ट्रैप हो गए और उन्हें गोली मार दी गई। गोली लगने से उनकी मौत हुई है और उनके सिर में गोली मारी गई है। यह खेत का पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि यहाँ गन्ने के खेत हैं और इस तरफ एक छोटी सी गली है, उस गली से होकर के ही ये गाड़ी यहाँ अंदर दाखिल हुई और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह यहाँ ट्रैप हो गए और भीड़ का निशाना बन गए, गोली का निशाना बन गए। और यकीनन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, गाड़ी बहुत कुछ कहती है, किस कदर यहाँ पर तांडव हुआ और किस कदर यहाँ पर कोहराम मचा। बुलंदशहर की फिजा में ये जहर किसने घोला है, इस पर सियासत हो रही है। तमाम राजनीतिक दल अलग अलग बयानबाजियां कर रहे हैं। मैं अभी आलोक साहब को भी सुन रहा था और दूसरे साहब को भी सुन रहा था। यकीनन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर रहेगा, लेकिन जिस तरह से बुलंदशहर सहमा हुआ है, बुलंदशहर दहशत में है, बुलंदशहर डरा हुआ है, इस डर को निकालने की जरूरत है, इस दहशत को निकालने की जरूरत है। और जिस तरह से बुलंदशहर के नागरिक यहाँ परेशान है, कम से कम यहाँ सामान्य स्थिति बहाल हो। यहाँ के लोग यही दुआ कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं। कल धार्मिक आयोजन चल रहा था और उस धार्मिक आयोजन के दौरान दुआ चल रही थी, अमन की प्रार्थना की जा रही थी, अमनो चैन की प्रार्थना की जा रही थी, दुआ की जा रही थी। लेकिन उसी दौरान उसी समय तकरीबन 12:30 बजे के आसपास ये पूरा वाकया हुआ है। 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक ये पूरा तांडव हुआ है और देखते ही देखते बुलंदशहर जल गया, सियाना इलाका जल गया। उमेश, एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे करना चाहूंगा, आप जिस गाड़ी को अभी दिखा रहे थे उस गाड़ी में सुबोध कुमार थे, क्या सुबोध कुमार उस गाड़ी में अकेले थे? क्या वो अकेले ही उस गाड़ी को, उस वैन या वो सुमो के साथ गए थे या उनके साथ कुछ और लोग भी थे? चूंकि एडीजी का यह बयान है कि ड्यूटी छोड़कर जो पुलिस वाले भागे हैं उनकी भी जांच की जाएगी।
जी हाँ, बिल्कुल जांच की जानी चाहिए। और यहाँ से जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो हमने यहाँ पर बात की है लोगों से, जो चश्मदीद पुलिसकर्मी हैं, उनका जो कहना है, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि वो पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर आई थी, इसी गाड़ी से आई थी, ड्राइवर भी मौजूद था, गनर भी मौजूद था, तमाम अन्य पुलिसकर्मी भी इसी गाड़ी में मौजूद थे। लेकिन जब ट्रैप हो गए और जिस तरह से भीड़ ने हमला बोलना शुरू कर दिया, दोनों ओर से फायरिंग की जाने लगी, पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई और भीड़ की तरफ से भी फायरिंग हुई। और जब फायरिंग के दौरान गोली लग जाती है, सुमित को गोली लग जाती है, उसके बाद इंस्पेक्टर को गोली लग जाती है। जब इंस्पेक्टर को गोली लग जाती है, उनकी दाहिनी बाईं आंख में गोली लगी है, सिर में गोली जाकर के धंसी है और उनकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद फिर जितने भी पुलिसकर्मी थे वो डर गए और अपनी अपनी जान बचा करके इसी खेत से होते हुए भागे हैं। और लेकिन उमेश, सवाल यहीं पर है कि अगर गोली लगती है और उसी वक्त कोई भागता है तो भागने वाले को भी गोली लग जाने का डर होना चाहिए। क्या आपको जानकारी मिली है कि कोई वहां कोई दूसरे पुलिस वाले भी कोई जख्मी भी हुए हो, जिनके हाथ पैर टूट गए या कुछ हुआ? क्या ऐसी कोई जानकारी है अभी तक, या सिर्फ ये सुबोध कुमार ही थे जिनके बारे में यह आ रहा है कि उनको सर में करीब से गोली मारी गई? देखिए, जब ये पूरा का पूरा वाकया पेश आ रहा था, जब भीड़ के हाथों में पत्थर थे, अवैध असलहे थे, अवैध असलहे कैसे आए भीड़ के हाथों में, ये भी एक प्रश्न बनता है कि आखिर अवैध असलहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते कहां से हैं। इससे पहले भी कई वारदातें हुई हैं, कई घटनाएं हुई हैं जहां भीड़ के हाथों में एकाएक अवैध असलहे निकल आते हैं, अवैध असलहों से फायरिंग करना शुरू हो जाता है। इस दौरान भी यहाँ भी भीड़ के हाथों में अवैध असलहे थे और अवैध असलहों से ही फायरिंग की गई और पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। तो निश्चित तौर पर यह प्रश्न भी बड़ा हो जाता है कि आखिर ये अवैध असलहे आते कहां हैं। बहरहाल उनको चोटें जरूर आई हैं जो पुलिसकर्मी हैं, लेकिन मामूली चोटें आई हैं, ज्यादा गंभीर चोटें पुलिसकर्मी। ऋषभ के पास चलते हैं, फिर हमारे मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। ऋषभ, जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगा। इसको लेकर बाकायदा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सुबोध कुमार को ही गोली क्यों लगी, करीब से गोली लगी है, और अगर पुलिस की पूरी टीम वहां पर थी तो फिर दूसरे पुलिस वाले कैसे बच गए? एक सवाल यहां पर उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक साजिश का हिस्सा है सुबोध कुमार के बारे में, क्योंकि उनके बारे में बातें कही जा रही कि उनका वो आईओ थे दादरी वाले अखलाक कांड के। विशाल, देखिए मैं साफ कर दूं, जब दादरी का अखलाक कांड हुआ था तो उस दौरान एसएचओ दादरी के सुबोध कुमार सिंह ही थे, लेकिन 2 महीने ही रहने के बाद उनका वहां से ट्रांसफर हो गया। तो शुरुआती तौर पर वे आईओ थे, लेकिन इस वक्त वो इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं थे, जैसा यहां पर डीजीपी ऑफिस के अधिकारियों ने हमें कंफर्म किया है। लेकिन वो सख्त किस्म के अधिकारी थे, वो दबाव बना के रखते थे जो भी आपराधिक तत्व हैं उस इलाके के। तो इसलिए इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो कुछ लोगों के निशाने पे जरूर रहे होंगे। वो हमेशा उनके एरिया में जो अपराधी होते थे या असामाजिक तत्व होते थे उनके खिलाफ खड़े होते थे, उनके ऊपर कार्रवाई करते थे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसकी संभावना बनी हुई है कि जो भी आपराधिक तत्व थे, असामाजिक तत्व थे इलाके के, वो सुबोध कुमार सिंह को अपने निशाने पर लिए हुए थे। क्योंकि कल का जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे एक चीज जरूर साफ होती है कि वो भीड़ के निशाने पर थे। और भीड़ में कौन है ये खुद पुलिस की एफआईआर से साफ हो जाता है, जिसमें नाम लिया जा रहा है योगेश राज का, कि योगेश राज जो जिला के बजरंग दल के संयोजक बताए जा रहे हैं, उनके साथ एक भीड़ थी, उन्होंने उसको उकसाया है और जो भीड़ थी वो पत्थरों से, धारदार हथियारों और अवैध असलहों से लैस थी। तो उस भीड़ ने इनको निशाना बनाया है। अब 3 तरह की जांचें हो रही हैं, एक एडीजी इंटेलिजेंस जांच कर रहे हैं, एक एसआईटी जांच कर रही है और एक पूरी घटना की मैजिस्ट्रियल जांच हो रही है। जांच में यह बात जरूर सामने आएगी कि क्या मोटिव क्या था सुबोध कुमार सिंह को ही निशाना बनाने का। क्या उनके पास ऐसी कोई जांच थी जिससे जो उस क्षेत्र के आपराधिक और सामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती थी। लिहाजा एक सीन क्रिएट किया गया, एक फर्जी कहानी गढ़ी गई प्रतिबंधित पशु के कटान की, और उसके बाद थाने और चौकी पर हमला किया गया और निशाना बना के सुबोध कुमार सिंह के ऊपर गोली चलाई गई। चलिए, ये सवाल अभी बहुत जिंदा है। बड़ी आपका शुक्रिया ऋषभ इस बारे में जानकारी के लिए। और हमारे साथ तीनों मेहमान अभी बने हुए हैं, आलोक अवस्थी बीजेपी से, अजीज खान समाजवादी पार्टी से और उमाशंकर पांडे कांग्रेस से। उमाशंकर जी, आपके पास आ रहा हूं। पूरी कहानी के बहुत सारे पहलू सामने आ चुके हैं। अब आपकी बात जानना चाहता हूं कि आपका या ये कह लें कि कांग्रेस पार्टी का इस बारे में क्या तासुर है? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं जांबाज इंस्पेक्टर को सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसी घटना को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाते हुए शहादत दी है। मैं उनके परिवार के साथ भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गहन सहानुभूति व्यक्त करता हूं। देखिए, ये निश्चित रूप से तय है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने
सुनियोजित तरीके से प्रायोजित घटना को अंजाम दिया है। यह भी तय है जिस तरीके से थाने में घुसकर आगजनी पत्थरबाजी की गई है, वो ये भी कहती है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट को मठ ही चलाना चाहिए, प्रदेश की सत्ता चलाने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। जिस तरीके से यह घटना है, अगर उस पूरी घटना को देखा जाए तो निश्चित रूप से यह साबित होता है कि अगर डीएम बुलंदशहर की बात मान ली जाए अनुज झा की कि अवैध बूचड़ खाने के कारण यह घटना हुई है, तो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देना होगा कि आपने तो कहा था सरकार बनते ही 12 घंटे में बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे, फिर आज 18 महीने बाद अवैध बूचड़ खाना चल रहा था। इसका मतलब आप चलवा रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे कि जब चुनाव आएंगे तब हम आग लगाने का काम करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता शिखर अग्रवाल, बीएचपी के नेता उपेंद्र राघव, बजरंग दल के नेता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता, ये सब इसमें शामिल पाए गए हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश का नतीजा है। जो आग लगाने का काम किया जा रहा है, जो हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया जा रहा है, उससे इस तरीके से सुबोध जैसे इंस्पेक्टर के परिवार के जीवन में जो खालीपन आता है, निश्चित रूप से सरकार बेशर्म हो गई है। सरकार अपने जांबाज आलोक जी, आपका रिएक्शन। आलोक जी, बहुत तरह की बातें सामने आ चुकी हैं, ये देखिए आप जी आलोक जी बोलिए। देखिए कांग्रेस का जो चरित्र रहा है, आप चरित्र मत, अरे पहले बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कांग्रेस के बजरंग दल, बीएचपी के नेता शामिल है। ये क्या मेरी रिपोर्ट है? नहीं, ये मेरी रिपोर्ट है या ये मीडिया और इन सब की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है, बीएचपी के नेता शामिल है, हिंदू युवा वाहिनी के नेता शामिल है। ये रिपोर्ट तो वहां से आ रही है, कोई मैं जांच कर रहा हूं क्या? आलोक जी को सुन लीजिए। उमाशंकर जी आज जवाब कह रहे थे तो आलोक जी बिल्कुल खामोश सुन रहे थे, उन्हें बोलने को मौका दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट को शर्मानी चाहिए। अरे भाई मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, जब सरकार नहीं चला पा रहे हैं, प्रदेश नहीं चला पा रहे हैं, अगर प्रदेश नहीं संभल रहा है जवाब तो दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। आज प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है, प्रदेश ध्वस्त हो गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, प्रदेश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है, पूरी तरह से प्रदेश जल रहा है। ये तो कोई तरीका नहीं है, एक तरफा डिबेट नहीं हो सकती है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है, प्रदेश जल रहा है पूरी तरह से। जब मैं बोलना चाहूँ अजीज साहब चिल्ला करके यहाँ पर आलोक जी को बोलने दीजिए, आलोक जी को बोलने दीजिए। आप उनको नोट कीजिए जिस पॉइंट को आपको ऑब्जेक्ट करना है, लेट हिम स्पीक। मैंने बहुत गंभीरता से सुना है। बोलिए आलोक जी, बोलिए। डिबेट मेरी आवाज दबाने से नहीं बंद हो जाएगी। आलोक जी बोलिए। आवाज यहाँ पर दबाने से नहीं बंद हो जाएगी, मेरी बात आवाज जानी चाहिए। ये गलत तरीका है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का कि अपनी बात कर लो और दूसरे की बात नहीं चला पा रहे, तो ये षड्यंत्र हो रहा है यहाँ पे, नहीं ये देश को आग लगाने षड्यंत्र लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जवाब दें इसके मामले में। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले मुझसे जवाब ले लो। आप क्या जवाब देंगे? तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, बीज बोल दिया है आपने। पार्टी के नेता भाई ऐसे जवाब नहीं हो पाएगा, ऐसी ये तरीका नहीं ठीक है, भारतीय ये तरीका ठीक नहीं है। उमाशंकर जी आलोक जी को जवाब देने दीजिए, आपके पास मैं आऊंगा। आलोक जी बोलिए। आप ये साफ साफ षड्यंत्र रही लोग मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं। ये दो लोग मिल करके एक आदमी का आवाज दबाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। चलिए आप जवाब दीजिए। आलोक जी बोलिए। जनता को जवाब सुनिए तो आप लोग सुनेंगे नहीं तो कैसे जवाब दूंगा? आप बोलिए, हम चुप हैं। मतलब ये कौन सा तरीका? मैं एक डिबेट कांग्रेस की और सभा की नहीं होने दूंगा किसी भी चैनल में, अगर इस तरह से ये लोग पेश आएंगे। देखिए ये गलत बात है, देखिए गलत बात है। मुद्दे पे रहिए आलोक जी, आप इधर उधर की बातें जहां शुरू होंगी फिर ऐसे मसला होगा। आलोक जी आप जवाब दीजिए जो आपको बोलना है इस मामले पर। नाम आ रहे हैं तंजीमों से जुड़े लोगों के। आलोक जी बोलिए। देखिए आप एंकर हैं, बहुत जिम्मेदारी से आप शांत रहते हैं। जब मैं बोलता हूं तो आप मुझे टोक देते हैं। इन लोगों को आपने एक बार भी चुप नहीं करा ना, इनके आवाज। मैं लगातार कह रहा हूं कि आलोक जी को बोलने दीजिए। समझ लीजिए, जो मलियाना में बलवा कौन बॉल करने दे रहा, कौन आपने मैनेजमेंट कर लिया यहाँ पर बैठ करके कि इनका ऑडियो आपने दिमाग जाओ, मेरी बात जानने देते हैं। बोलिए आलोक जी। आप एक तरफा चल रहे तरीके से ठीक नहीं है बिल्कुल भी। बोलिए। देखिए ये वो ताकतें हैं जिन्होंने देश को बांटा, जिन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगा कराया, जिन्होंने मलियाना में दंगा कराया, जिन्होंने कासगंज में दंगा कराया,
जिन्होंने आलोक जी देखिए, यही चीज मैं नहीं चाहता हूं। जिस मौजू पे अभी हम बात कर रहे हैं आप पढ़ते रहिए ना, बहुत सारे मामले कोर्ट में है, अदालत में फैसला करेंगे। जवाब दीजिए, भगिए नहीं है। देखिए बात तो हमारे सामने आने दीजिए, देखिए आप मुझे टोकेंगे नहीं, सीधी बात एंकर साहब बात समझ लीजिए। बुलाइए आप चैनल में अपने, मैं नहीं आऊंगा आपके यहाँ। नहीं, मैं आपको ही कह रहा हूं ना कि कल का जो वाकया है उस पर आप बोलिए जी। वहां पर नहीं आप नहीं आने दे रहे, आप बराबर पीछे बोल रहे हैं। ये तो ईरान से तुरंत तक चलेगा। हम देखिए हमारे पास समय की पाबंदी होती है ना, आप पूरी तारीख सुनाएंगे तो हम कैसे सुन पाएंगे। प्रयास किया गया राजनीतिक जी ठीक है, हाँ बोलिए, कैरी ऑन। तो मत बुलाइए, छोड़ दीजिए बात पर, बीजेपी को नहीं बुलाया करिए। आप बोलिए कांग्रेस को बुलाइए, आप एक तरफा चलिए, आप एक तरफा चलिए, आप एक तरफा चलिए, आप बीजेपी को नहीं बुलाया करिए अगर आप ये मंशा है तो। सबसे पहले आलोक जी आपको मौका दिया बोलने का, फिर अभी आपके पास आया हूं, आप बोलिए ना, आप पुरानी कल के वाकये पे बात कीजिए, बोलिए। नहीं बातें तो सारी आएंगी, देखिए यहाँ पे कल की बात में भी जो है बोलिए, आपको बिल्कुल मौका मिल रहा है, कुछ हो तो बोलिए। पांडे जी ये तरीका ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, साफ तो बता दे रहा हूं आपको, आप जिस तरह से आप कर रहे हैं। उमाशंकर जी थोड़ा संयम रखिए महोदय, थोड़ा सा। वहां पर गौवंश काट के डाला गया, क्यों डाला गया वो वहां पर आपको मालूम है कि इतना बड़ा इल्तिमा चल रहा था। वो कौन सी ताकतें थी जो वहां पर शांति नहीं चाह रही हैं? प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका था 15 साल के जंगल राज के बाद, जहां वे पुलिस वालों की हत्याएं थाने के अंदर हो रही थी, एसपी तक की हत्या हो गई थी मथुरा के अंदर। जब वहां ये उन शक्तियों को समझ में नहीं आ रहा है जिन्होंने प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर दिया है, जिस सरकार ने ये चाहते थे किसी भी तरीके से सरकार कानून का जो है राज खत्म हो, राजभवन के सामने आग में डालने का पूरा प्रयास, गोली मार कांग्रेस का पूरा कानून का हाथ है। ये जनेऊधारी फर्जी हिंदू जो है, ये जनेऊधारी फर्जी ब्राह्मण जो बन के घूम रहे हैं, ये जो है ये कांग्रेस सेक्रेटरी है, ये कांग्रेस आग लगा रही है देश के अंदर। कांग्रेस हिंदुओं को पाकिस्तानी बताती है, कांग्रेस हिंदुओं को। देखिए आपके पास जब आप बातें लीक से हट के करेंगे, मुद्दे से हटेंगे तो फिर यही होगा। आप कहेंगे मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, मुद्दे पे रह के हमें बात करना चाहिए। घटना पर आपके नेता शामिल है, शहर में गौ आपके कारण एक शहीद हुआ है। क्यों भीड़ को? आलोक जी इसी के लिए ना, आपने अभी कहा कि कानून का राज स्थापित हुआ है, तो कानून के लोग वहां पहुंचे थे, पुलिस वहां पहुंची थी, पुलिस ने उन लोगों को समझाया बुझाया, तो क्या पुलिस की बात नहीं माननी चाहिए थी? अभी आपने कहा है ना कि कानून का राज स्थापित हो गया है, अभी आपने कहा, तो फिर पुलिस की बात क्यों नहीं मानी लोगों ने? विवेक तिवारी हत्याकांड कानून का राज है, कानून का राज है, इसीलिए हिंसा बढ़ने नहीं दी गई है। और हमारे जो जाबाज इंस्पेक्टर को जिन्होंने हत्या करी है उनको सख्त दंड दिया जाएगा, लोग छोड़ा नहीं। बस यही बात आपको पहले बोलना चाहिए था, ये बात आपको पहले बोलना चाहिए। जिसने भी चेहरे पे नकाब किए जाएंगे उनका कत्ल किया उसको सजा मिलनी चाहिए। चलिए अजीज साहब बोलिए, वक्त बहुत कम, अजीज साहब अपनी बातें रखिए। बढ़ने नहीं दिया, वहीं पर रोक दिया गया है। अजीज साहब बोलिए। सर सीधी सी बात है कि इनका मकसद ये रहा और इनके लिए नसीहत है कि आप फसादात के मंसूबे, सुनिए, मुजफ्फरनगर आप फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हैं? कौन को बांट कर आपस में लड़ाते क्यों हैं? आप भी महफूज न रह पाएंगे नादानी में, आपके शहर में बारूद बिछाते क्यों हैं? बारूद बिछा रहे हैं, बारूद बिछा रहे हैं, ये बोलने नहीं बोले, देखिए चिल्ला रहे हैं, ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, ये चिल्ला रहे हैं, चिल्लाइए आप। समाजवादी पार्टी सरकार चलिए आप चिल्लाइए, एक बार दंगा होता था समाजवादी पार्टी ये तरीका नहीं है, चिल्ला चिल्ला के दंगाई पार्टियों को, ये दंगाई पार्टी को आज समाज में। चलिए देखिए बात सिर्फ इतनी है कि जो वाकया होता है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। अब आप जो नाज़रीन हमारे हैं वो सुन रहे हैं कि किसने मजम्मत की, किसने इस दर्दनाक वाकये की जिसमें इंस्पेक्टर की जान चली गई और शहीद हो गया, किसने इसकी मजम्मत किया और कौन इसे पल्ला छोड़ाकर इधर उधर की बातें कर रहा है, ये हमारे दर्शक हमारे नाज़रीन बेहतर समझ पाएंगे। मेरा सिर्फ यहां मकसद ये है कि ये तमाम जो पार्टियां हैं उनकी बातें सामने आए, पता चले कि कौन इस मामले को लेकर संजीदा है। बात अगर कानून के राज की है कि वहां पर कानून का राज स्थापित है, तो फिर कानून वालों की बातें लोगों ने क्यों नहीं मानी? जब पुलिस टीम वहां पहुंची थी उसे समझा बुझा लिया गया था कि हम जानबीन करेंगे, उसके बावजूद ये इस तरह से तशद्दुद क्यों भड़का? हमारे रिपोर्टर ऋषभ त्रिपाठी ने भी साफ तौर से बताया है कि किस तरह इस मामले की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सच है वो सामने आएगा और इस वाकये के जो मजलूमीन जिन पर जुल्म हुआ है उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप बने रहे नाज़रीन न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। हमें दीजिए इजाजत, आदाब।
इंटरवेंशन आते रहते थे कि यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टिगेशन मत करो, लेकिन वो करते थे। भैया मम्मी देखो नानी बुला रही है, नानी बुला रही है। बुलाते क्यों नहीं साहब को?